बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज का व्लॉग इंतहाई अहम है, इसे रूह के कानों से सुनिएगा। जो खबर मैं आपको दूंगा वो खबर वही होगी जो मारूजी होगी और जो हकीकी होगी। आपको मालूम है कि आज से 3 रोज कबल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम फौजी क़यादत को इकट्ठा किया हुआ था, जिसमें हवाई, बहरी और बर्री अफवाज के सरबराह थे, जिसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के डीजी थे और बाकी नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर थे। फैसला ये किया गया था कि सिविल हुकूमत फौजी क़यादत को ये इख्तियार देती है कि जिस वक्त चाहे, जहां से चाहे और जितना चाहे जंग का आगाज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की सिविल हुकूमत ने फौजी क़यादत को ये इख्तियार दे दिया है कि अब बाल उनकी कोर्ट में है। एक अलमिया आपके सामने जरूर रखूंगा, मुझे कहने दीजिए नरेंद्र मोदी आपको अच्छा लगता है या नहीं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखिए कितना फर्क है हम में और भारत। वहां फौजी क़यादत मातहत है सिविल हुकूमत के, जबकि यहाँ 47 नंबर गधे पूरी तरह ताबे हैं फौजी जर्नलों। जंग के आगाज से ही ये एक बेबरकत फर्क है जो भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जंग नहीं होगी, खुदा करे जंग ना हो, लेकिन अगर आसमान पे स्याह बादल उमड़ आए, ठंडी हवाएं चलने लगे, बस गरज और चमक शुरू हो जाए, तो इम्कान बन जाता है कि बारिश होगी। कभी कभी इम्कान सदाकत में नहीं भी बदलता, लेकिन इस वक्त अगर मैं ये सिचुएशन को देखूं और सारी सूरत हाल को पेश नजर रखूं, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अगले 24 घंटों के अंदर अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत जंग का आगाज कर देगा। एक चीज मेरी समझ में नहीं आती नाज़रीन इकराम, वो ये कि क्या भारत को ये समझ नहीं, अगर मुझे ये इल्म है और अला वजहुल बसीरत इल्म है कि पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं कि अगर हिंदुस्तान जारियत से काम ले, जंग का आगाज करे, तबले जंग बजा दे, तो पाकिस्तान एटमी मिसाइलों का इस्तेमाल बुरेकार ले आए। और जब इधर से एटमी मिसाइल चलेंगे तो दूसरी तरफ से फूलों के हार और गजरे और पत्तियां नहीं आएगी, दूसरी तरफ से भी एटमी असला इस्तेमाल में आ जाएगा। और क्या बनेगा इस बर्रे सगीर का। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर खुदा नहास्ता ये जंग हुई तो ये तो तयशुदा बात है। मैं दयानतदारी से कहता हूं, मुझे मोहब्बत है अपनी फौज से। हाँ, उस फौज से मोहब्बत है जो सियासी मामलात में हिस्सा न ले, टांग ना अड़ाए, अपनी हदूद के अंदर मुकैयद रहे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर ये जंग हुई तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान आपके हाथ से जा रहा है। मैं जोर देकर बुलंद आवाज में आपसे पिछले 8-9 माह से कहता चला रहा हूं कि बलूचिस्तान के अवाम ज़हनी तौर पर उसी मुकाम पर खड़े हैं जिस मुकाम पर 1970 और 71 में मशरकी पाकिस्तान के हमारे बंगाली भाई खड़े थे, बल्कि उन्हें खड़ा कर दिया गया था। आज भी मैं ये जरूर कहूंगा, किसी का दिल नहीं करता कि बंदूक उठाए और अपना फ्यूचर तबाह करके पहाड़ों पे जाकर गायब हो जाए और अपनी जान खतरे में डाले। कोई तो वजह है, वो वजह मैं आपको बताता हूं कि 76 वर्षों में बलूचिस्तान के साथ ज्यादतियां होती चली आ रही। अब शऊर इतना बढ़ चुका है कि आप किसी को अंधेरे में नहीं रख सकते। इसी तरह केपीके बाचाहन कहता रहा अलहदगी के लिए, लेकिन चूंकि हमारे पश्तून भाइयों के मुआशी मुफादात जुड़ चुके थे कराची और पंजाब के साथ, लिहाजा पख्तून ऐसे लगता था पाकिस्तानी हो गए हैं। लेकिन जो कुछ पिछले 2 साल से इस मुल्क में जारी है, जिस तरह लोगों को जानवर समझा जा रहा है, गुलाम समझा जा रहा है, जिस तरह सियासी हब्स पैदा कर दी गई है। आप शुरू हो जाए इमरान खान को आलमी साजिश के तहत इख्तदार से निकाले जाने से लेकर 9 मई तक, 9 मई से आगे आज है 8 फरवरी के इंतखाबात पर 2/3 मेजॉरिटी से पीटीआई जीती। आपने 16 सीटें जीतने वाली पार्टी को हुक्मरान बना दिया। मेरी और मेरी औलाद के सर पे आपने हुकूमत नाजायज मुसल्लत कर दी और 25 करोड़ अवाम के सरों पे मुसल्लत कर दी। और उसके बाद जुल्म और ज्यादती का वो बाजार गर्म किया कि वो लोग जो अपनी फौज पे फूल की पत्तियां बरसाया करते थे। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। और ये भी मैं कह दूं कि मैं बैलेंस करने के लिए नहीं कह रहा कि मेरी ख्वाहिश नहीं, मैं दयानतदारी से कह रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश नहीं, क्योंकि मैं तारीख और सियासत का तालिब इल्म हूं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं मजबूत दिफा की
जरूरत रहती है। लेकिन जब दिफाई अदारे जुल्म ताद्दी पे उतर आए, बेइंसाफी पे उतर आए, अवाम को दबाने, डराने, झुकाने, मारने, भूनने, उनका खून गिराने पे आ जाए, तो फिर अवाम फौज के साथ कैसे रहेगी? ये वो लम्हा है कि 90% अवाम फौज के साथ नहीं, और आप जंग छेड़ने जा रहे हैं। फर्ज कर रहे, जंग छिड़ जाती है, फर्ज कर ले, तो कितनी बदकिस्मत है वो फौज जिसके साथ अवाम की दुआएं शामिल नहीं। ये दुआएं क्यों शामिल नहीं? वो इसलिए कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ है कभी किसी मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। जिस तरह अदारों को तबाह किया गया है, जो 76 सालों में जैसे तैसे बनाए गए और जैसे तैसे थे उन्हें बर्बाद करके रख दिया गया। कोई जुबान खोलता है, आप उसकी बहन को उठा लेते हैं। कोई सियासी अमल के लिए मैदान में आता है, आप उसके दरवाजे तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। आप डाले बेच देते हैं, आप अगवा कर लेते हैं, आप गायब कर देते हैं। वो असलहा जो हमने खरीद कर आपको दिया, आपने हम पर ही तान लिया है। तो जब हम पे ताना है उधर मुंह करेंगे तो कोई आपके साथ नहीं। खुदा के लिए अभी भी वक्त है, मत जिद और हट पे अड़िए। इमरान खान, मैं बख्शियत एक वकील के कह रहा हूँ और अपने अल्लाह को हाजिर और नाजर जान के कह रहा हूँ, कोई एक मुकदमा भी उसके खिलाफ ऐसा नहीं जिसे आप मुकदमा कह सकते। क्या क्या उस गरीब शख्स के साथ आपने किया, क्या क्या उस मर्दे कलंदर के साथ आपने किया। पूरी कौम देख रही है, रातों को उठकर दुआएं मांगती हैं खवातीन, बूढ़ियां, बच्चियां, जवान, बूढ़े, और आपको कोई एहसास और कोई ख्याल नहीं है। इमरान खान को जितनी जल्दी हो सके बस कर दे, जो उसके खिलाफ आपने दोजर खोल रखे, उसे बाहर आने दे, पूरी कौम उसके साथ खड़ी हो जाएगी। ये नहीं, मैं जंग के हक में नहीं हूँ, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर जंग हुई, अपाहज बच जाएंगे, जख्मी बच जाएंगे, हस्पताल कोई नहीं होंगे, फौज बाकी नहीं रहेगी, हम पत्थर के दौर में वापस चले जाएंगे। मत जंग पे, हाँ जंग आप पे मुसल्लत की जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्यों, अब ये दुनिया ग्लोबल विलेज है, इस गांव के चौधरी आ जाएंगे, ये जंग रुकवा लेंगे, इसकी उम्मीद है मुझे। लेकिन अगर जंग रुक भी गई तो क्या है, क्या बचा है, क्या बचेगा? फिर मैं कहता हूं कि दूसरी तरफ देखिए, नरेंद्र मोदी बैठा है, सारे जर्नैल हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े हैं और दिल से खड़े हैं। और यहां आलम यह है कि फौजी जर्नैल बैठा है और बाकी सारे ये बौने गुलिवर्स वर्ड के, ये मस्खरे, ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे, ये टीटीज लगाने वाले, जिन्होंने बच्चों के मुंह से फीडर छीन लिए, माओ ने पैम्पर बांधने छोड़ दिए, लंगोटों पे आ गई। वो गुर्बत, वो बेरोजगारी, वो महंगाई, वो शक आपकी डूब चुकी है। मैं कहता हूं $1 बिलियन के लिए अब देख रहे हैं जी, $1 बिलियन की किस्त मिलेगी। जाओ जाके हमजा शहबाज को पकड़कर कान से उसका कान मरोड़ो उस वक्त तक जब तक उसकी जेब से $2-4 बिलियन न गिर जाए। पकड़े इस हनूतशुदा लाश को, नवाज शरीफ को, पूछे किधर से आए हैं ये मेफर फ्लैट, किधर से आए इवन फील्ड, किधर से आई है पनामा के अंदर ये 14 कंपनीज। अरबों रुपया खा गए और उन चोरों उचक्कों को लाकर आपने बंदूक की जोर पर हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया। और फिर आप हमसे तोको करते हैं कि हम आपके गीत गाएं, हम आपके तराने गाएं। हमसे मुराद कौम नहीं, कौम को मुत्तहिद करें। बंद कर दीजिए बोरिया बिस्तरा लपेटिए इन 47 नंबर गधों का। वो एक आपने लाकर रखा है वजीर इत्तलात कट्टर, वो कम 80,000 वोट से हारा हुआ। वो ख्वाजा यूनियल वजीर दिफा, और जो इकरार कर चुका था मैं हार गया हूं 70,000 वोट से। आपने हमारा मजाक उड़ाया, आपने हमें कमजोर समझा, आपने ये समझा कि हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन खुदा है, फितरत है, फितरत हरकत में आ चुकी है, अभी भी वक्त है, रुक जाइए, रिहा कर दीजिए। मैं नहीं कहता, मुझे खबर है, और खबर इसलिए है कि खबर कभी छुपती नहीं। इस वक्त मैं नहीं कहता कि सारे के सारे कोर कमांडर्स ये चाहते हैं कि इमरान खान अंदर रहे। इख्तलाफ राय पैदा हो चुका है, अक्सरियती राय है कि इमरान खान को रिहा कर दो, इमरान खान को रिहा कर, इमरान खान को छोड़ दे, नहीं तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। फिर कभी भी ये अदारा दोबारा वजूद में नहीं लाया जा सकेगा। बहुत पायदार फौज है, मैं हमेशा कहा करता था, आज भी कहता हूं कि उस पायदार और मजबूत फौज, उसका नाम तक मिटाने पर आप तुले बैठे। नाज़रीन किराम, एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं, आप तस्दीक कर लीजिए या वक्त आने पे इसकी तस्दीक हो जाएगी। मेरे अपने जराए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं, मैंने एक जिंदगी गुजारी हुई है। फैसल चौधरी ने परसों बयान दिया था, जेल से मिलकर आया था फैसल चौधरी। पहला सवाल यह है कि सलमान अकरम राजा को क्यों नहीं मिलने देते, बैरिस्टर गौहर को क्यों नहीं मिलने देते, अलीमा खान, अजमा खान और नौरीन खान को क्यों नहीं मिलने देते? वो इसलिए कि वो आकर माफी जमीर बयान करेगी इमरान खान का, और मुलाकात आप करवा देते हैं फैसल चौधरी। और फैसल चौधरी ने जो कुछ कहा है वो इमरान खान ने बिल्कुल नहीं कहा, मैं दावे से कहता हूँ। नाज़रीन किराम, आप गवाह रहिएगा, फैसल चौधरी ने आकर कहा कि इमरान खान ने कहा है कि फॉर्म 47 के इस्तेमाल की वजह से जो कौम पारा पारा हो चुकी थी, नरेंद्र मोदी ने उसे मुत्तहिद कर दिया है। इमरान खान ने कोई नहीं कहा। नाज़रीन किराम, मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूँ, ये बयान उससे दिलवाया गया है, क्योंकि ये मौजूदा फौजी क़यादत के हक में जाता है। इमरान खान हमारे साथ है, कोई साथ नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ। एक ही रास्ता
एक ही रास्ता कि बोरिया बिस्तरा जिस तरह आप लाए हैं, गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से, अब तो आपको कोई आईन नहीं तोड़ना पड़ेगा, कोई ला कानूनियत नहीं करनी पड़ेगी, कोई बदअखलाकी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ अपने इस गुनाह का इतराफ करना होगा कि आपने बहुत बड़ी गलती की और अभी भी वक्त है और आप उस वक्त को पहचाने और इन्हें घर भेजे, कोई इंतजाम कर ले, इन्हें घर भेजे, कौम मुतहद हो जाए। जरा जुल्म देखिए, तो शाहाना केस जिसका वजूद ही कोई नहीं, अब उसकी समात थी तो सरफराज डोगर जिसकी हैसियत नाजायज है, उसकी सीनियरिटी नाजायज है, वो भी इसी तरह धक्काशाही से उसे उस कुर्सी पे बिठाया गया है जिस धक्काशाही से इमरान खान को जेल में बिठाया हुआ। अब उसने कहा कि चूंकि मुकदमात का बहुत रश है, ये 2025 में ये केस नहीं सुना जा सकता, तो शाहाना का यानी बताया है, ऐलान किया है, जाओ जो कर सकते हो कर लो, ना इमरान खान का मुकदमा सुना जाएगा, ना फैसला होगा और ना ही उसकी जमानत होगी। मैं पहले भी कहता चला रहा हूं कि ये भूल जाइए कि आपके मुल्क में कोई निजाम अदल इंसाफ है। सब भेड़िए बैठे हुए हैं जजेस की बजाय कुर्सियों पर, ये जंगल है। मैं तो लोगों से कहता हूं कि मत कोई उम्मीद बांधे किसी अदालत से, ना अपने बारे में ना इमरान खान के बारे में। सारे का सारा निजाम गल सड़ चुका है। ये तो है आपकी अदलिया। और जिस शख्स को लाकर यहाँ बिठाया गया या अफरीदी को क्या क्या किया गया, मंसूर अली खान को रोकने के लिए 26वीं आईन तरमीम पता ही नहीं था कहां से आई, क्या लिखा होगा, मंजूर करवा ली, किसी को डंडा देकर, किसी का सर नीचे झुकाकर, किसी को खौफ में मुब्तला करके, किसी की जेब भरकर, और फिर एक आईनी अदालत बना। कोई आईनी अदालत नहीं, ये सब ढकोसला है। मत मानिए से आईनी अदालत, मत मानिए उन जजेस को जो आईनी अदालत का हिस्सा है। हम नहीं मानते इस चीफ जस्टिस को जिसका नाम याहिया अफरीदी। किधर गया वो जो चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठकर खुदाई लहजे में बात किया करता था, जो मजाक किया करता था। ऐसे लगता था वो समझता कि सारी जिंदगी ये चीफ जस्टिस ही रहेगा। आपको याद होगा मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि इसके मुकद्दर में एक्सटेंशन नहीं, ना काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन मिलेगी। आज रद्दी की और तारीख के कूड़ेदान में जा चुका है, लेकिन उससे ज्यादा बदबख्त आदमी को इन्होंने लाकर बिठा दिया है। मैंने पहले भी कहा है कि अफरीदी कौम के माथे पे ये कलंक का टीका लगाएगा। ये अदालतें खत्म, पार्लियामेंट की तरफ आ जाए, 2/3 मेजॉरिटी से जीतने वाली पार्टी वो बाहर दरबदर, उनका लीडर अंदर, और ये मौत के कुएं का जोकर शहबाज शरीफ वो वजीर आजम, और चोर लफंगे लुच्चे बाजारू हारे हुए वो कोई वजीर दफा है, कोई नायब वजीर आजम है। और मैंने देखा कि DGISPR किसके साथ बैठा है, इसाक डार के साथ, जो माहिर है, जो इकरार कर चुका है, जिसके सारे जराइम मौजूद है, लिखे पड़े, सारे जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूटे गए पाकिस्तान से, नवाज शरीफ ने लूटे, वो सारे के सारे ठिकाने इसने लगाए, इकरार कर चुका है। वो वजीर खारजा है, वो वजीर नायब वजीर आजम है, और साथ DGISPR बैठे हुए। कुछ खुदा का खौफ करो। जिस भारत से लड़ने चले हो वहां ऐसे होता देखा आपने? और नरेंद्र मोदी बैठा हुआ था, सारे के सारे सर्विसेज चीफ सर झुकाए बैठे थे, वो बोल रहा था और सबके चेहरों पे एक अकीदत थी, ताबियादारी थी। और ये फर्क, या एक ब्रिगेडियर को बिठा दो और सारी कैबिनेट बिठा दो, बस बशमूल 47 नंबर वजीर आजम के, ये ऐसे बैठते हैं कि जैसे थाने में कोई चोर बैठता है, इनकी शक्लों से लगता है। तो ये है नाज़रीन इकराम एक फर्क, एक ही रास्ता है। अब बोलिए, अब उठिए, ये भी वक्त है कि निकल आए सड़कों पे। हमें इमरान चाहिए, कौम को इमरान चाहिए। और अगर इमरान खान को मजीद जेल में रखने की कोशिश की गई तो इसके नताज बहुत बुरे निकलेंगे। ये आसमान पे लिखा जा चुका है। नाज़रीन इकराम, मैंने आपसे कहा था कि मैं जहां भी हूंगा मैं आपसे मुखातब रहूं। मैं जिस जंगल में भी बैठा हूं, मैंने आज के दिन भी आपसे अपना राब्ता नहीं तोड़ा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, इजाजत दीजिए, अल्लाह।